1909 में एक साइंटिस्ट था मिल्टन। उसने इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज को फाइंड करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। आज वही हमने पढ़ना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिल्टन्स मेथड। इसमें आपको एक छोटा सा कंटेनर नजर आ रहा है जिसमें एक तरफ एक विंडो है W1, इस तरफ भी एक विंडो है W2 और साथ ही साथ आपको उस तरफ एक सोर्स ऑफ लाइट पड़ा नजर आ रहा है। उसका क्या काम है मैं अभी आपको बताता हूं। यहां आपको कंटेनर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स भी नजर आ रही हैं, जिनमें से ऊपर वाली प्लेट जिसको मैं P का नाम दे रहा हूं, इसके दरमियान में एक होल है और नीचे वाली प्लेट भी आपको नजर आ रही है। ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो फर्ज कर लें D है। साथ ही साथ आपको यहां पर एक एटमाइजर भी नजर आ रहा है। एक टेलीस्कोप की तरह की चीज है, इसे हम बोलते हैं एटमाइजर। इसका क्या काम है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अच्छा, किया हमने ये है कि हमने प्लेट P और P प्राइम, इन दोनों को एक पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। यानी फर्ज कर लें, ऊपर वाली प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नीचे वाली प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। इस तरफ आपको विंडो W2 नजर आ रही है और उस तरफ आपको विंडो W1 नजर आ रही है। और साथ ही साथ ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो कुछ भी हो रहा है, इसको देखने के लिए उस तरफ से हम सोर्स ऑफ लाइट की मदद से लाइट भेज रहे हैं, जो लेंस से होते हुए इस एरिया में आ रही है जो प्लेट्स के दरमियान में है। और साथ ही साथ यहां हमने एक माइक्रोस्कोप रखी हुई है ताकि अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर सकें। अब मैं शुरू से लेकर एंड तक स्टेप बाय स्टेप आपको इस पूरे ऑपरेटर्स की वर्किंग बताता हूं कि मिल्टन ने इसको कैसे यूज किया और किस तरह से इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज को कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटमाइजर से। एटमाइजर के अंदर ऑयल है और एटमाइजर के थ्रू हमने क्या करना है, ऑयल को बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एटमाइजर से बाहर निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे परफ्यूम जो स्प्रेयर होता है उसके अंदर से वेपर की शक्ल में निकलता है ना, परफ्यूम के वेपर्स निकलते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो ऑयल है ना, इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है ना, वो मिस्ट की फॉर्म में, धुंध की शक्ल में और वेपर्स की फॉर्म में बाहर आएंगे और वो आपको यहाँ पे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही ये ऑयल के ड्रॉप्स बाहर आ रहे होंगे ना, तो जो एटमाइजर की दीवार है उसके साथ ये जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, इनके दरमियान कोई फ्रिक्शन का फिनोमिना होगा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है और जो एटम्स हैं ना, ऑयल के जो एटम्स हैं जो बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आ रहे हैं, उन पर एक नेट चार्ज पैदा हो जाएगा। फर्ज कर लें इन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उस चार्ज को मैं Q का नाम दे देता हूं। अब आप इमेजिन करें, ये जितने भी पार्टिकल्स यानी ड्रॉप्स बाहर आए हैं ना, इन पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आते जाएंगे, ये नीचे आते जाएंगे और जो नीचे पड़ी हुई दो पैरेलल प्लेट्स हैं वहां पहुंच जाएंगे। और ऊपर वाली प्लेट में मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाली प्लेट पे तो एक छोटा सा होल है और प्लेट के दरमियान में जो होल है ना, ये ड्रॉपलेट्स जो हैं उस प्लेट के होल के अंदर से पास करके नीचे जाएंगे। अब क्या होगा, अब देखिए फर्ज कर लें इन सारे ड्रॉपलेट्स में से मैं एक ड्रॉपलेट को इमेजिन करता हूं जो प्लेट के होल से पास करके दोनों प्लेट्स के दरमियान में पहुंच गया। अब देखें, इस बेचारे ड्रॉपलेट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, लेकिन आप गौर करें ऊपर कौन सी प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट। और पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप को ऊपर की तरफ खींचेगी। ऊपर की तरफ खींचेगी मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रही है, अपवर्ड। अब आप गौर करें, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किस पर डिपेंड कर रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, अगर मैं चार्ज को Q का नाम दे दूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है, Q इंटू E। अब जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी।
तो फर्ज कर लें मैंने बैटरी का पोटेंशियल जो है ना उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ लग रही है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था ना, इसलिए इस पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, ये फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता चार्ज पार्टिकल पे अपवर्ड फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा। जैसे ही ये रुके, यानी जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो जाए, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कर देना है। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, चूंकि इस ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो चुकी है, तो फिर जाहिर बात है ये ड्रॉपलेट जिस हालत में था ये उसी हालत में रहेगा। ये तो रेस्ट पे आ चुका था, इसका मतलब है अब ये रेस्ट पर ही रहेगा। नाउ द कंडीशन फॉर विच दिस चार्ज्ड पार्टिकल और दिस ड्रॉपलेट रिमेन्स स्टेशनरी बिटवीन टू प्लेट्स, ये कौन सी कंडीशन है? कंडीशन है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इस वक्त इक्वल है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखें QE, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वेट यानी mg। अब आप जरा गौर करें, हमने इसी चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको मैंने लिखा था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और डेल्टा R जो था ना उसको मैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स यानी D से जाहिर कर देता हूं, डेल्टा R की जगह D आ गया। डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो था ना उसकी जगह कैपिटल V लिख दें, क्योंकि यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से जाहिर किया होगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया V ओवर D। अब वो जो आया था ना QE इज इक्वल टू mg, वहां E की जगह V ओवर D पुट कर दें तो फिर क्या होगा, जाहिर बात है ये बन जाएगा QV ओवर D इज इक्वल टू mg। हमने तो Q का फॉर्मूला बनाना है, Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी या Q का फॉर्मूला आ जाएगा mgd डिवाइडेड बाय V। इसमें m क्या है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, d क्या है, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, और कैपिटल V क्या चीज है, कैपिटल V इज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। आप इसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चले ना कहें, आप इसे ये कह दें इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, नाउ आपके पास इस इक्वेशन में m इज द मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, g क्या है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और नीचे जो v लिखा हुआ है कैपिटल V, ये क्या है, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा गौर कीजिए, इस इक्वेशन में जो g लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका तो हमें पता है यानी ये नाउन है। d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये भी हमें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस v जो है, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, उसकी वैल्यू भी हम जानते हैं, लेकिन मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब मैं जो कुछ भी आपको समझाऊंगा वो मास की वैल्यू फाइंड करने के लिए समझाऊंगा। नाउ टू फाइंड द मास m, अब हमने पता क्या करना है, अब हमने ये जो बैटरी लगाई हुई थी ना, इस बैटरी को उतार दें। जब आप इस बैटरी को उतार देंगे तो क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट बड़े मजे से फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फॉल करना शुरू कर देगा, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स बीच में लग रही थी ना उसको हमने फिनिश कर दिया, क्योंकि बैटरी आपने उतार दी, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना बंद हो जाएगी। अब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फॉल करेगा। क्या यहां पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है? अच्छा चले ये बताएं, अगर यहां पे एयर भी हो तो क्या फिर भी सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लग रही है? ऐसा नहीं है,
इस पे एक दूसरी भी फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना फ्लूइड डायनामिक्स में, चैप्टर 6 में आपको याद होगा। वहां पे हमने एक टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यहां भी ऐसा ही होगा। ऑयल ड्रॉपलेट चूंकि बहुत ही लाइटर है, तो ये ड्रॉपलेट जैसे ही एयर में फॉल करना शुरू करेगा ना, तो बहुत ही जल्दी ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव करता है? जब ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स और इसका वेट, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। ड्रैग फोर्स ऊपर ही लगेगी ना। ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये हमेशा मोशन के अगेंस्ट लगती है। और ये किस वजह से लग रही है? ये एयर की वजह से लग रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये ऑयल ड्रॉपलेट जो अब फ्रीली फॉल कर रहा है, अब इस पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लग रही, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये फॉल कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ड्रैग फोर्स जो वर्टिकली अपवर्ड है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो आपके पास फिर एक नई इक्वेशन बन जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला याद है आपको? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जगह तो हम लिख देंगे mg, ड्रैग फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? दैट वुड बी 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन इस v के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा t भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी। इसे मैं नाम दे देता हूं जी, ऊपर वाली इक्वेशन थी ना इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे भी कुछ हमें पूरी इसरार चीजें नजर आ रही हैं जिनका हमें नहीं पता। देखिए, आपको राइट हैंड साइड पे आपको एक तो टर्मिनल वेलोसिटी नजर आ रही है vt, इसकी वैल्यू भी फिलहाल हम नहीं जानते, और दूसरा रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट ये नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू भी फिलहाल हम नहीं जानते। अब हमने जो कुछ भी करना है वो हमने टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के लिए करना है। तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, गौर से मेरी बात सुने। अगर मैं ऑयल ड्रॉपलेट को फॉल करता हुआ ऑब्जर्व करूं और वो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस d है वो मेरी आंखों के सामने फॉल करे, और मैं इस डिस्टेंस के कवर करने के दौरान उसने जो टाइम लगाया है उसको स्टॉप वॉच से मेजर कर लूं, तो मेरे पास बड़े मजे से स्पीड आ जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां टर्मिनल स्पीड चूंकि है, यानी वो टर्मिनल स्पीड से फॉल कर रहा है, इसका मतलब है यहां पर जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड हम फाइंड कर रहे हैं एक्चुअल में, वो है टर्मिनल स्पीड। सो vt वुड बी इक्वल टू d ओवर t। t क्या है? ये t वो वाला टाइम है जितने टाइम में इसने दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कवर की है। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी भी आपके पास आ गई। चलें, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। अब आ जाए थोड़ा सा मजीद आगे। ये तो हम जानते हैं, ऑयल जो है, जो हम एटमाइजर में यूज कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो कैसा होगा? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से मैस किसके इक्वल आएगा? वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास मैस इक्वल आ जाएगा डेंसिटी यानी रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब क्या आप जानते हैं ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसकी शक्ल सूरत कैसी होती है? ये बिल्कुल सफेरिकल होता है। कोई भी ड्रॉपलेट जो है ना, जो छोटा सा ड्रॉपलेट है, उसकी शक्ल हम सफेरिकल ही एज्यूम करते हैं, जैसे फुटबॉल होता है। और सफेयर जिसका रेडियस r है, इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? मैथमेटिक्स में आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास मैस का एक रिलेशन आ गया, डेंसिटी यानी रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब। अब ये जो मैस का रिलेशन आया है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। वहां भी हमने एक रिलेशन बनाया था जो मैं आपको अभी बोल के बता रहा हूं, mg इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r vt। ये वाला मैस वहां पुट कर दें। अब आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया रो 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय g
इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब आप देखें राइट हैंड साइड पे एक आर लेफ्ट हैंड साइड के आर क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, आर का स्क्वायर बच गया। राइट हैंड साइड पे आपको 6 नजर आ रहा है, इसको अगर मैं 2 पे कैंसिल करूं तो उधर 3 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 4 है ये भी 2 पे कैंसिल होगा, यहां 2 बन जाएगा। अब ये जो नीचे 3 था लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो वो उस 3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन को, ये जो बची खुची इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो मेरे पास आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन जाएगा। और आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जरा गौर कीजिए। 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी होल स्क्वायर रूट। अब ये आर का जो रिलेशन आया ना, इसमें जरा गौर करें, हमें किस किस चीज का पता है। देखें 9 ये तो पहले ही कांस्टेंट है। ईटा क्या है, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हम जानते हैं, हमने इसमें पुट कर दी। इसके बाद 9 ईटा हो गया, साथ वी टी है। वी टी क्या है, टर्मिनल स्पीड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया टर्मिनल स्पीड हमने कैसे मेजर करनी है, उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। नीचे क्या है 2, ये तो कांस्टेंट है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। अब जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं ना, उसकी डेंसिटी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी हम जानते हैं, उसको भी यहां पुट कर लें। और साथ जी है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू भी हम जानते हैं। तो आप इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आर की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें, ठीक है। टर्मिनल स्पीड की वैल्यू भी हम जानते हैं, इसको वापस पुट करें, वो जो मैस वाला इक्वेशन था उसमें पुट करके आपको मैस की वैल्यू पता चल जाएगी। चाहे आप मैस वाला वो जो इक्वेशन नंबर 2 थी mg वाली, उसमें पुट कर लें, चाहे आप एक और भी इक्वेशन हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो, m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो आर क्यूब है ना, यहां हमने आर की वैल्यू पुट करनी है, उसका क्यूब लेंगे। इसी तरह साथ रो है, रो की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास मैस आ जाएगा। यही तो हमने फाइंड करना था। ये जब मैस आ जाएगा ना, इसको हम वापस फिर चलेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। और इक्वेशन नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, वो याद है आपको, mgd डिवाइडेड बाय v। इसमें मैस की वैल्यू पुट करें, g की जगह 9.8 पुट करें, d की जगह डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पुट करें, और नीचे v की जगह पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स पुट करें, तो हमारे पास चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट आ जाएगा। मिल्कन ने इसी मेथड से काफी सारे ड्रॉप्स के ऊपर जो चार्ज आया था ना, वो कैलकुलेट किया। उसको बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला। मिल्कन ने ये रिजल्ट निकाला कि भाई जितने भी चार्जेस मैंने निकाले हैं ना, इनमें से कम चार्ज जो है ना, वो है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पर माइनस 19 कूलम। और फिर इसने देखा जी किसी और ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 इज पर माइनस 19 का डबल। किसी तीसरे ड्रॉपलेट पे है चार्ज इसका 3 गुना, किसी चौथे पे है इसका 4 टाइम्स। लेकिन कम से कम वैल्यू इतनी थी, और बाकी जितनी भी वैल्यूज थी ना, वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल थी। इससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि भाई उस एटम यानी ड्रॉप के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन आया होगा ना, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आया होगा माइनस में, जो कितना है, कम से कम 1.6 इंटू 10 इज पर माइनस 19 कूलम। फिर उसने ये देखा कि अगर ये इमेजिन किया कि अगर उस ड्रॉपलेट पे 2 इलेक्ट्रॉन आए होते, तो फिर उस पर जारी बात है डबल चार्ज आना था। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और उस पे 3 इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज आया, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 इज पर माइनस 19। तो मिल्कन ने ये कंक्लूड किया कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ना,
जिस मिनिमम वैल्यू का बाकी सारी वैल्यूज इंटीग्रल मल्टीपल हैं, दिस मिनिमम वैल्यू मस्ट बी द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ना, उसकी वैल्यू कितनी हमेशा न्यूमेरिकल्स में पुट करते हैं, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो ये था आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से